डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप अपनी बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी यानी राजनीति विज्ञान की तैयारी अपने आप पूरे जोश और होश के साथ कर रहे होंगे। होश इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं कि पता चला क्या पढ़ते जा रहा उसे कोई एक क्वेश्चन भी मैच ना करे, ऐसा नहीं पढ़ना है। अब बीपीएससी ने पिछली बार जो भी प्रश्न सेट किए हैं वो आप कहेंगे कि किसी एक बुक से मिल जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। वो कंसेप्ट बेस्ड, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो आप खोजते रह जाएंगे कि किस बुक से है, किस बुक से, ऐसा नहीं। और कई साथी तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं किस बुक से कौन सा बुक पढ़े, बिल्कुल नहीं, मैं ये आपको नहीं बता सकते, भले आपके बुरा लगे या करता है बहुत कष्ट हो, उससे हमको नहीं करना। क्योंकि कैसे हम कहने कि एक बुक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर ये बात सबको पता होती कि इस क्वेश्चन बैंक से या इस बुक से सारे प्रश्न आएंगे तो सब लोग पास हो जाते। तो इसलिए आप उस जो क्वेश्चन सेट कर रहा उसको, उसकी मेंटलिटी को पकड़ी, आपसे पूछना क्या चाह रहा। और याद रखिए कि आप 11th-12th बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं, तो 11th-12th में ये ऐसे पढ़ना है आपको। कोई सा भी बच्चा अगर एक भी प्रश्न आपसे पूछे या कोई उस टॉपिक से कोई से भी प्रश्न पूछने या जिज्ञासा है तो आप उसकी जिज्ञासा को शांत कर सकें। याद रखिएगा, बीपीएससी बार बार कह रही है कि डिफ़िकल्टी लेवल तो आपका पीजी स्तर का, लेकिन जो सिलेबस है इंटरमीडिएट तक का है। तो आप अब इस बात को समझ लीजिए, ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। और आइए आज हम लोग उसी बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी के लिए राजनीति विज्ञान का एक सॉल्व पेपर सॉल्व करें जिसमें लगभग 100 एमसीक्यूज है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेहद लाभदायी होगा। और देखिए, पिछले जो TI2 में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लगभग 200+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ। सभी ने शुक्रगुजार किया। और वो लोग, मैं उतना ही पढ़ाया जितना बीपीएससी प्रैक्टिस सेट उसके लिए आवश्यक था। प्रैक्टिस सेट हम लोग करते गए, सॉल्व पेपर सॉल्व करते गए, बस सिलेक्शन हो गया। कई बच्चों ने थैंक यू भेजा, बहुत माना इस चीज़ का। हम लोगों ने मार्केटिंग नहीं किया। और प्लीज़ मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि आप एकदम पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ आप पढ़िए, सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि एस्टेट से आपकी कोई कंपटीशन नहीं है। जितनी बार पिछली बार लोग बच गए हैं वही उनका आप सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको कट ऑफ पार करनी है, याद रखिए। बस आप पॉजिटिव बने रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मिलते हैं, आइए चलते हैं फिर अपने ये जो सॉल्व पेपर इसको सॉल्व करते हैं। और वही आपसे पुराना घिसा पिटा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हो सके तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और हाँ, और PDF चाहिए, पेड PDF, आप तो जो नंबर अभी आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या स्क्रीन पे मिलेगा, आप उस पर व्हाट्सअप करके वो ले सकते हैं, ठीक है। या आपको ज्वाइन करना है, अगर व्हाट्सअप नंबर है हम लोगों का, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो अगर आप ये इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 9161701336 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेरी, कोई मैटर चाहिए, पेड PDF चाहिए, पेड कंटेंट चाहिए, आप मैसेज कर सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप भी मैसेज कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। और इसी नाम से इस मैसेज पे और एक ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत को तर्कों के आधार पर विकृत इतिहास, विकृत कानून और विकृत दर्शन का नमूना कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है, यह किसका विचार है? और ये भूल कर भी भूलने वाला कोट नहीं है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये कोट जो है आपका जीन जैक रूसो का है। ये आप व्याख्या जो है आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम लोग इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। लगभग इसमें 100 MCQ जो। तीसरा, संपत्ति इतनी पवित्र है कि संप्रभु इसे छू तक नहीं सकता। देखिए क्वेश्चन पिछली बार आया है, भाषा समझनी है आपको इसको। ये कथन आपका लॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस कारक ने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है? किस कारक ने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है? तो याद रखिएगा, जो आपके रक्त संबंध, धर्म, बल, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक चेतना, इसमें राजनीतिक चेतना सबसे महत्वपूर्ण है, इसने प्रभावित किया। तो इसमें आप कह सकते हैं भूभाग ने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है। डी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सामाजिक समझौता सिद्धांत रूसो, शक्ति सिद्धांत ओपेनहाइमर का सिद्धांत है, दैवी सिद्धांत रॉबर्ट फिल्मर का, विकासवादी सिद्धांत जेम्स प्रथम का ये नहीं है, बल्कि गार्नर वार्नर लास्की सब मिलते हैं इसमें, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्ति नागरिक समाज यानी राज्य में उतना स्वतंत्र है जितना प्राकृतिक अवस्था में था। यह कथन भी आपका जॉन लॉक का है, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि रूसो ने नई शराब को पुरानी बोतल में उड़ेला और बोतल फट गई। ये किसका कथन है? बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। क्वेश्चन नंबर 7 सी होगा, 7 का सी होगा कि बारकर अर्नेस्ट बारकर का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का भूभाग नहीं है? कौन सा राज्य का एक भूभाग नहीं है? महासागर जो है ये राज्य का भूभाग नहीं है। राज्य के भूभाग में भूमि तथा पहाड़, प्रादेशिक जल तथा वायुमंडल सम्मिलित होते हैं। इसकी समुद्री अधिकार क्षेत्र केवल 12 मील तक विस्तृत है। ये आपको भी याद रखना है कि किसी देश का समुद्री अधिकार क्षेत्र कितना होता है, तो 12 मील होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कि 1688 की क्रांति का दार्शनिक किसे कहा जाता है? तो 1688 की जो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति है उसका जो दार्शनिक पिता है वो जॉन लॉक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रयोग कर अपने विचारों को सविस्तार प्रतिपादित नहीं किया है? तो है टी.एच. ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से किस समझौते या पैक्ट को सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया जाता है? तो यह है दी मैफ्लावर पैक्ट। ये जो है दी मैफ्लावर पैक्ट जो सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नॉर्मन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 होगा कि राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत संबंधित प्रश्न पाएंगे। 12 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? द न्यू स्टेट, ये है एमपी फॉरेट कृष्ण, सही है। द मॉडर्न स्टेट आर.एम. मैकाइवर की है। द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स ई अपर दुराई की है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ई.एम. जूट का पुस्तक नहीं है बल्कि ये हेराल्ड जोसेफ लास्की का है, तो डी राइट आंसर होगा। इसमें से ये जो 3 पुस्तक हैं ए, बी और डी, ये तीनों आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो इसको निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अधिकारों का कौन सा सिद्धांत सबसे पहले का या सबसे प्राचीन सिद्धांत है? तो है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। ये क्वेश्चन टीआरई 2 में आ चुका है, टीआरई 2 का प्रश्न ही। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन एक नागरिक स्वतंत्रता नहीं है? नागरिक स्वतंत्रता भी आपको याद कितने प्रकार की है, कौन कौन से नागरिक स्वतंत्रता में शामिल है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता आपका कौन सा नहीं है? तो चुनाव लड़ने की जो स्वतंत्रता है ये आपके राजनीतिक अधिकार है, न कि नागरिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 15 है, विधि के समक्ष समानता में, विधि के अनुपालन में हमारी स्वतंत्रता है जिसे हम अपने लिए बनाते हैं। ये किसने कहा? तो ये रूसो का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, तो ये कोट है आपका कि रूसो का। क्वेश्चन नंबर 16, ये किसका मत है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? ये आपको पता होना चाहिए, स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक और एक विरोधी। किसने कहा है? कौन कौन से इसके समर्थक हैं, कौन कौन से इसके विरोधी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका लॉर्ड एक्टन कहता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्रांस की क्रांति व्यक्ति के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी जबकि इंग्लैंड की क्रांति अंग्रेजों के परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। यह अभिमत या ये मान्यता किसकी है? बर्ग, एडमंड बर्ग की। और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहद फेमस कोट है, ये आपको कभी भूल कर भी नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 18, सभी अधिकारों में सर्वाधिक मौलिक अधिकार कौन सा है? तो सर्वाधिक जो मौलिक अधिकार है सबसे वो है जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि स्वतंत्रता का त्याग मनुष्यता का त्याग है, मानवता के अधिकारों को त्यागना है, यहाँ तक इसके कर्तव्यों को त्यागना है। यह किसने कहा? कथन जिंजक रूसो का है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, ये कथन जॉन सिले साहब का है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, न्याय सबल का हित है या न्याय शक्तिशाली का हित है? देखिए यहाँ शब्द बदल दिया और आप खोजेंगे कि न्याय शक्तिशाली का हित है, हम यही पढ़ के आए, बिल्कुल नहीं। उन सबसे आपको ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न आपसे पूछा क्या जा रहा है। प्रश्न को मत पढ़िए, उसको प्रश्न को सबसे पहले पढ़ के इसमें नहीं की कोशिश की इसमें से पूछा क्या जा रहा है।
इस बात पे आपको ध्यान देना है। न्याय सबल या शक्तिशाली का हित है, ये कथन आपका थ्रेसिमेकस का है। अगला प्रश्न कि लोकतंत्र श्रेष्ठ तथा बुद्धिमानों के नेतृत्व में सबके द्वारा किया गया सभी का शासन है, यह किसका कथन है? ये मैजनी का कोट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक नहीं है? आपसे पूछ रहा है। दुर्बल सेना आवश्यक नहीं है सफल लोकतंत्र के संचालन के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? एलिटिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी का कौन सा इसमें से समर्थक नहीं है? तो है आपके आर्थर ए बेंटले, ये दबाव समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कि किस लेखक ने पोलियार्की की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो पोलियार्की ने बहुतांत्रिक प्रजातंत्र का अवधारणा का समर्थन करने वाले रॉबर्ट टहाल हैं। और इनकी बेहद फेमस पुस्तक है कौन सी? अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थियरी, ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26, लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत ये मानता है कि लोकतंत्र का आवश्यक कार्य समाज में संतुलन बनाए रखना है? तो ये कथन आपका बहुलवादी सिद्धांत के समर्थकों का मानना है। क्वेश्चन नंबर 27 कि लोकतंत्र में एक प्रयोग है, लोकतंत्र शासन में एक प्रयोग है, यह कथन किसका है? तो ये लावेल साहब का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि व्यवहार में लोकतंत्र एक उपकल्पना यानी परिकल्पना है जिसमें सभी लोगों को समान माना जाता है तथा समानता का प्रयोग श्रेष्ठ लोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है, यह किसका कथन है? तो ये कथन आपका C.D. बर्न्स का है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूर्ण सरकार एक शिक्षा पद्धति है, पूर्ण सरकार एक शिक्षा पद्धति है, किंतु श्रेष्ठ शिक्षा स्वशिक्षा, इसलिए श्रेष्ठ शासन सुशासन है जो कि लोकतंत्र है, यह किसका कथन है? तो ये कथन भी C.D. बर्न्स का बेहद प्रसिद्ध कोट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, काली कुर्ती वाली नागरिक सेना व्यक्तिगत सेना किसकी थी? तो काली कुर्ती वाली नागरिक सेना जो थी व्यक्तिगत सेना मुसोलिनी की थी और ये इटली का तानाशाह फांसीवादी शासक था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन एक क्लासिकल उदारवाद का समर्थक नहीं है या परंपरागत उदारवाद का कौन समर्थक नहीं है? C.B. मैकफर्सन। क्वेश्चन नंबर 32, राजनीतिक उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक उदारवाद का जनक आपको जॉन लॉक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इंग्लैंड निम्नलिखित में से एक उदारवाद की प्रमुख धारा नहीं है, कौन सी एक उदारवाद की प्रमुख धारा नहीं है? तो श्रमिक संघवाद जो है उदारवाद की प्रमुख धारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि व्यक्ति को उपयोगिताओं का उपभोक्ता किसने माना है? तो ये बेंथम ने माना है। वो कहता है कि आरंभिक उपयुक्तवाद बेंथम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि मनुष्य की विवेकशील चरित्र को किसी उदात्त लक्ष्य का साधन बनाने के बजाय उपयुक्ता का उपभोक्ता मत बनाया। क्वेश्चन नंबर 35 है, यथासंभव मैं यह जानता हूं कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं, यह कथन किसका है? तो यह कथन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यह कथन स्वयं कार्ल मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन एक समुदायवादी विचारक नहीं है या चिंतन नहीं है? तो है आपकी F.A. हेयक ये समुदायवादी विचारक नहीं, बाकी माइकल वॉल्जर, चार्ल्स टेलर और माइकल सेंडल ये तीनों ही समुदायवादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 37 महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सत्याग्रही का गुण नहीं है? तो है स्वामित्व सत्याग्रही का गुण नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा सर्वाधिकारवाद के नाम से जानी जाती हैं? तो सर्वाधिकारवाद के नाम से जो विचारधाराएं एक तो फांसीवादी, नाजीवादी और साम्यवादी तीनों ही जो है सर्वाधिकारवादी विचारधाराओं के अंतर्गत आती हैं, तो C राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसका अपना नहीं हुआ राज्य का है और केवल राज्य का है, यह कथन किस विचारधारा का है? तो ये कथन आपका सर्वाधिकारवादी विचारधारा का है। अगला प्रश्न देखिए, मुसोलिनी द्वारा प्रथम फांसियों की स्थापना कब की गई थी? ये था 1918 में। क्वेश्चन नंबर 41 है, मुसोलिनी ने इटली में पहली बार सरकार कब बनाई? तो 30/10/1992 को इटली में मुसोलिनी पहली बार अपनी सरकार या सत्ता स्थापित की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 42
फांसीवाद के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो फांसीवाद के अनुसार फांसीवाद अंतर्राष्ट्रवाद का शत्रु है, सही है। साम्राज्यवाद जीवन का शाश्वत नियम है, सही है। इटली का विस्तार जीवन मृत्यु का प्रश्न है, सही है। फांसीवाद जाति का मिथक है, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 कि आर्थिक क्षेत्र में फांसीवाद का सबसे मौलिक योगदान क्या है? तो इसका सबसे मौलिक अधिकार है कॉर्पोरेट राज्य का विचार। क्वेश्चन नंबर 44 है 1919 के संसदीय चुनाव में फांसीवादी संगठन ने कितनी सीटें जीती थी? तत्कालीन समय में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके सीवी मैकफर्सन साहब। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक महिला विचारक है जिसने मानव व्यवहार के संबंध में सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा बेंथम, जेरेमी बेंथम। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन एक इच्छा स्वतंत्रवादी नहीं है? इच्छा स्वतंत्रवादी पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म की बात कौन नहीं है, कौन नहीं करता? तो ये है टी.एच. ग्रीन, बाकी तीनों इससे संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है एनार्की स्टेट, एनार्की एंड यूटोपिया। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, देखिए वहाँ एक शब्द छूट गया है। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक बेहद फेमस बुक है ये। क्वेश्चन नंबर 49 प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित TRE 3 के लिए हम लोग PGT पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान के लिए तैयारी कर रहे हैं और इससे संबंधित आज हम एक सॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग ऐसे इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किए क्योंकि इसमें आपका थोड़ा सा कंसेप्ट बढ़ रहा है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। बीपीएससी हमेशा आपसे कंसेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेगी। आपको ऐसा लगेगा कि हमने पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं है। जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसका आंसर भी पता होगा और आपने उस चीज़ को पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 आगे बढ़ने फिर से हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखें, केवल देखने लाइक भी कीजिए, इससे सपोर्ट मेंटली सपोर्ट भी मिलता है हम लोगों को। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और पेड PDF के लिए जो अगर आपको पेड PDF चाहिए वो या किसी प्रकार को आपको डाउट क्लियर करना है तो आपको व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं 9161701336। 49 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन फेबियन समाजवाद के बारे में सही नहीं है? फेबियन समाजवाद के बारे में सही नहीं है, कौन सा कथन है? तो इसका जन्म कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के प्रकाशन के पूर्व हुआ, ये सही नहीं है। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 में हुआ, जबकि फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में हुई थी तथा अन्य सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न देखिए कि उपयुक्तवाद को किसने सूरों का दर्शन कहा? तो बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक ये कोट है। तो कार्लाइल कहता है कि उपयुक्तवाद सूरों का दर्शन है, यानी शुक्रों का दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 51 कि उपयुक्तवाद को एक ही साथ किसने अधिक मानवीय तथा कम सुसंगत बनाया? तो ये J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ऑन लिबर्टी पुस्तक का लेखक और स्वतंत्रता का सर्वाधिक का मतलब कि बहुत बड़ा प्रणेता ये समर्थक हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 52 कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो पूछ रहा ऑन लिबर्टी जेम्स मिल, सॉरी वो जिसकी बात कर रहे हैं J.S. मिल है, वो ये उसका पिता है J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल इसका बेटा हुआ जो आगे वही ये पुस्तक लिखा। तो ऑप्शन ए सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन से इसमें से सुमेलित नहीं? प्रतिक्रियावादी सिद्धांत हॉब्स तथा मिल्टन सही है। अनुदारवादी सिद्धांत बर्ग तथा मेडिसन सही है। उदारवादी सिद्धांत लॉक तथा जैफरसन सही है। और अतिवादी सिद्धांत बेंथम तथा लास्की ये सुमेलित नहीं है। तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि निम्नलिखित में से किस चुनाव व्यवस्था या व्यवस्थाओं में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ? तो आनुपातिक प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
55 द्वितीय मतदान प्रणाली यानी जो सेकंड बैलेट सिस्टम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव होता है इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, सेकंड बैलेट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्नलिखित में से कौन एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा नहीं इसमें से? इस निर्वाचन प्रणाली को लागू करने के लिए मतदाताओं का पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 57 द्वितीय मतदान प्रणाली अपनाई जाती है किसके द्वारा? ऐसे व्यक्ति के चुनाव के लिए जिसे 50% से अधिक मत प्राप्त हो उन्हीं के लिए आप सेकंड बैलेट सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 यह जानते हैं कि इच्छा यानी विल का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है, वह किस प्रकार के प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं? तो इनमें से कोई नहीं, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 साधारण बहुमत प्रणाली दलीय व्यवस्था के विकास को प्रोत्साहन करती है तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करती है, यह किसका मत है? तो नॉर्मंडी पामर सर का है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ये भी आपको मैच करना है। तो पहला मैच कीजिए, भारत में आपका संसदात्मक और असंघात्मक है। दूसरा होता है इंग्लैंड में क्या है? एकात्मक तथा ये संसदात्मक है, तो ये होगा। यूएसए ये अध्यक्षात्मक संघात्मक दोनों है और फ्रांस एकात्मक तथा गणतंत्रात्मक है, सी राइट आंसर होगा। इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा वह है डी। अगला प्रश्न कि 61 जब तक चांद भारतीय आकाश में चमकता रहेगा लाला जी जैसे व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती, यह किसका कथन था? तो ये महात्मा गांधी जी के जैसा कथन है। क्वेश्चन नंबर 62 है यदि सरकार मेरे पास आए और यह कहे कि स्वराज लीजिए, मैं कहूँगा उपहार के लिए धन्यवाद किंतु मैं उसे ग्रहण नहीं करूँगा जिसे मैंने अपने हाथों से प्राप्त नहीं किया, यह किसका कथन है? तो ये बाल बीसी पाल का है, लाल बाल पाल विपिन चंद्र पाल जी का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आप सभी को पता है कि गदर पार्टी जो है उसकी स्थापना कहाँ हुई है? वाशिंगटन में हुई है, सॉरी वाशिंगटन, या ये आपका जो है गलत है, ये आपका जो है सैन फ्रांसिस्को में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना, गलत दिया है वहाँ। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? तो थे आपके दादा भाई नौरोजी। 1852 में स्थापित हुई बम्बई की पहली राजनीतिक संस्था बम्बई एसोसिएशन का श्रेय उन्हीं को है। गोपाल कृष्ण गोखले अपने लंदन प्रवास के दिनों में अंग्रेज को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने का प्रयत्न किया और उसके लिए लंदन में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 65 है 1916 में लखनऊ में आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? AC मजूमदार साहब थे। अगला प्रश्न है कि 65 देखिए निम्नलिखित में से महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे? तो महात्मा गांधी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए किस प्रत्याशी की हार को गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार माना था? तो वो थे आपके पट्टाभी सीतारमैया। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन एक भारत की अंतरिम शासन या अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो थे जयप्रकाश नारायण या JP नारायण। क्वेश्चन नंबर 69 असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद गांधी द्वारा चलाए गए त्रिसूत्री कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन एक नहीं था? तो था बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित में से कौन कभी भी कांग्रेस पार्टी में नहीं था? तो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, कभी भी ये कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, जिसमें जिए उसी में मर गए। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है भारतीय संविधान के अंग तथा उनके स्रोत?
संरचनात्मक स्वरूप 1935 का भारत शासन सही है। मौलिक अधिकार अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स सही है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान सही है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया बल्कि आपने आयरलैंड से लिया है, तो ये गलत हुआ। डी आपका जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो लोकतांत्रिक, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा ये शामिल है, लेकिन सरकार शामिल नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या कहता है? तो राज्य का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट बताता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 74 कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जो आपका अनुच्छेद 15 विधि के समान संरक्षण नहीं है बल्कि जाति के आधार पर भेदभाव या धर्म के आधार पर भेदभाव तो समाप्ति या उन्मूलन है। ये ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिभूत की गई है? तो जो आपका अनुच्छेद 21 है, यानी आर्टिकल 21 ए, मैं क्या लिख रहा हूँ, आर्टिकल 21 ए में इसका प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 76 कि भारत का राष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र देता है? तो ये उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। क्वेश्चन नंबर 77 कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो याद रखिएगा वो सुप्रीम कोर्ट करता है, या भारत का सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 78 है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये है आपके राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 80, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस मुकदमे से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकार संशोधित नहीं किए जा सकते? तो गोलकनाथ वाद में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि 39वां संविधान संशोधन विधेयक का एक बड़ा हिस्सा किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया गया? इंदिरा नेहरू बनाम गांधी वाद। क्वेश्चन नंबर 82 है भारत में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के समुचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था क्या है? तो अब इसको समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करेगी? तो यह अनुच्छेद आपका कौन सा? 340 340। अगला प्रश्न है 84, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में प्रयोग किए गए शब्दों की परिभाषा करता है? तो है आपका अनुच्छेद 366। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संकट काल की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 352 है। क्वेश्चन नंबर 86 कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति जो भी करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 316 में इसका प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 87 है निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए। तो सबसे पहले जो राजेंद्र प्रसाद होंगे एक नंबर पे, और ये जैसे राष्ट्रपतियों के क्रम के अनुसार पूछा है। और दूसरे नंबर ये 1950 से लेकर 1962 तक, जाकिर हुसैन 1967 से लेकर 1969 तक रहे, और वीवी गिरी 1969 से लेकर 1974 तक रहे तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे महमूद अली फखरुद्दीन अली अहमद, इनका 74 से लेकर 97 तक डेट ऑफ बर्थ थी। क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति या आम सहमति से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था? तो थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति था? तो थे मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 90, यदि भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगला प्रश्न है 91 कि भारतीय संविधान की धारा 356 के अंतर्गत सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था कहाँ? तो पेप्सू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 कि भारत में लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ? तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर साहब हुए। 93 देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो फजल अली थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि भारत में राज्य के राज्यपाल के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में सही नहीं है? तो राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये कथन तो आपका सही है। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है, कि राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा हटाया जा सकता है, ये सही है, हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल इसलिए छोड़ दिया जाता है। तो राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा हटाया जाता है, गलत हो जाएगा। राज्यपाल किस राज्य का विघटन? राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है, सही है। राज्यपाल अपनी इच्छा से किस समय त्यागपत्र दे सकता है, सही है, लेकिन जो दूसरा है वो आपका गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि 1984 में आंध्र प्रदेश का एक राज्यपाल कौन था जब टी.एन.टी. रामाराव की सरकार को बर्खास्त किया गया था? तो वो थे आपके तपासे महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 एक व्यक्ति एक कार्य का विचार किससे संबंधित है? तो विचार आपका प्लेटो से संबंधित है। अगला प्रश्न है 97 कि भारतीय जनता पार्टी तथा वामपंथी दलों के समर्थन से प्रधानमंत्री कौन बना? तो बने विश्वनाथ प्रताप सिंह या वीपी सिंह। प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपसे बताना चाहेंगे बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं या राजनीति शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं, और ये जो शॉर्ट पेपर है बेहद महत्वपूर्ण है। जितना कोई बच्चा इसको या कोई स्टूडेंट या कोई साथी कलीग या जो भी महिलाएं मित्र हैं, जितना आप इसको सॉल्व करेंगे शॉर्ट पेपर, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कुछ आते जाते रहेंगे। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया तो आप एग्जामिनेशन हॉल में आप अपनी बात रख सकते हैं और उससे एग्जामिनेशन को क्लियर भी कर सकते हैं। केवल रखना नहीं, आज तो कल तो मैं देख रहा हूँ कि सब लोग सुस्त पड़े हैं, लेकिन फिर भी दूसरे की चिंता छोड़िए। बाकी लोग वहाँ डिस्ट्रिक्टर की भूमिका निभाएंगे, या जिनका सिलेक्शन नहीं वो चाहेंगे कि हमारा नहीं होता, इनका भी, इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए। बस आप एक ही फोकस कीजिए कि आपको पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 तेलुगु देशम पार्टी का संस्थापक कौन है? तो टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक हैं एन.टी. रामाराव हैं। क्वेश्चन नंबर 99 एफआईसीसीआई किसका संगठन है? तो यह है आपका व्यापारियों का संगठन है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? ये प्रश्न जो आपका पिछली बार आ गया था और गलत भी हुआ था, ये प्रश्न पिछली बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? ये मसूरी में स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उत्तरांचल में स्थित है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको सॉल्व किया बीपीएससी पीजीटी के नाम पर, और पीजीटी बतौर जो आपका पॉलिटिकल साइंस है उसी के लिए। देखिए, कोई सा भी एग्जाम है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सॉल्व पेपर प्रैक्टिस सेट को कम से कम 3 सॉल्व पेपर एक दिन में और 2 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है, और दिमाग में एक बार बैठ गया कि हमको नौकरी ले लेनी है तो ले लेनी है। इधर उधर मत भटकिए, जाके गप्पेबाजी मत कीजिए। चलिए ठीक है, ये था आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए 100 MCQ।